हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JNU MSc केमिस्ट्री का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसका वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो JNU में आपके पार्ट 1 और पार्ट ए और पार्ट बी 2 है, जिनमें कि आपका 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये JNU का MSc एंट्रेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट ए का, वो ये था कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ के फॉर द रेट लॉ एक्सप्रेशन दिस और व्हेन द कंसंट्रेशन यूनिट इज मोल पर लीटर। तो देखो, ये केमिकल काइनेटिक्स का बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन से देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट की आपको पावर दिख रही है वो 1 दिखाई दे रही है। इसका मतलब जो आपका ऑर्डर है बेसिकली इस रिएक्शन का वो 1 है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है। देखो, मैंने आपको वैसे तो डायरेक्ट भी बता रखा है, इनडायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं वो भी बता देता हूं कि ये कंसंट्रेशन नजर आ रही है, इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर, ठीक है। यहां पे आपका के हो गया, और रेट जो होता उसका मतलब होता चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कंसंट्रेशन का टाइम के साथ चेंज होना। और वो क्या हो जाएगा भाई, कंसंट्रेशन फिर से मोल पर लीटर आ जाएगी, है ना। फिर से यहाँ पे पर सेकंड आ जाएगा क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे के आ जाएगा और यहाँ पे आपका वही, तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो इस के की यूनिट रही होगी वो पर सेकंड रही होगी। और वैसे भी डायरेक्ट आप सभी को पता होता है कि फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो पर सेकंड होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका बायो इनऑर्गेनिक से ये क्वेश्चन है, और ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं इस क्वेश्चन को। इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन द आयरन सेंटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो देखो, एक आपके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, एक डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है। तो ऑक्सी जो हीमोग्लोबिन होता है वहां पे आयरन आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, और जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो आपका +2 में पाया जाता है। इसके अलावा इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ये आपका बेसिकली हीमोग्लोबिन जो होता है वो टेट्रामर होता है मायोग्लोबिन का टेट्रामर होता है। अब देखो, अगर बात करें ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, तो यहाँ पे O2 का एडिशन होता है, और जो वो O2 ऐड होता है वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब जैसे ही इसमें O2 ऐड होता है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, बेसिकली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, ये डायामैग्नेटिक स्पीसीज बेसिकली होता है। तो अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है और डायामैग्नेटिक भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर लगाओगे वो आप लगाओगे सी, कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, और वो आपका लो स्पिन होता है। इसको मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है बच्चों वाला, है ना, कि फॉर विच प्रोसेस वुड बी द हीट विल बी नेगेटिव, कि हीट नेगेटिव किस प्रोसेस में होगी। यहाँ पे चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस वाटर टू 50 डिग्री सेल्सियस, इसमें नेगेटिव होगी। कंडेंसिंग द स्टीम को कंडेंसेशन करना, आपने स्टीम को, जो स्टीम है आपको उसको आपने वापस से कंडेंस करना है, लिक्विड फॉर्म में लेके आना है। वाटर को बॉयल करना है, या फिर आप टेम्परेचर, तो देखो टेम्परेचर जब आप इंक्रीज कर रहे हो बेसिकली तो आपको हीट देनी रही होगी, है ना। टेम्परेचर ऐसे तो इंक्रीज होता नहीं, आपने हीट दी होगी जब भी जाके टेम्परेचर, तो यहाँ पे भी हीट पॉजिटिव रही होगी। यहाँ पे बॉइलिंग वाटर को बॉईल करने में यहाँ पे भी पॉजिटिव रही होगी, और इस केस में भी आपकी पॉजिटिव रही होगी। लेकिन जब आपका वो गैसीय स्टीम जो है बेसिकली, जब वो आपका वाटर में वापस से कन्वर्ट हुई होगी लिक्विड में, यानी कि गैसीय से, तो आपका यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ होगा, और इसी के लिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे कंडेंसिंग स्टीम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे आपका हीट कैसी रही होगी, नेगेटिव रही होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, एसिडिक स्ट्रेंथ से। अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ, पहला फिनोल है, फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, फिर मेटानाइट्रोफिनोल है, और फिर पैरानाइट्रोफिनोल है। अब हमें पता है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने नेगेटिव, ये नेगेटिव H हटाया होगा। अब देखो, ये NO2 जो होता है वो मेटा पोजीशन पे सिर्फ -I का काम करता है, लेकिन ऑर्थो पे और आपका पैरा पे वो आपका -M का इफेक्ट भी करता है। तो यहाँ पे जो पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है ये आपका -M की तरह भी काम कर रहा है और -I की तरह भी काम कर रहा है। तो दोनों तरीकों से ये काम कर रहा है, इसलिए ये क्या करेगा, इस कॉन्जुगेट बेस को बहुत ज्यादा
ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, इस कॉन्जुगेट को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। तो फोर्थ आ गया। उसके बाद देखिए भाई ये बेसिकली जो है आपका ये माइनस आई की तरह काम करेगा। तो उसके बाद आपका सबसे ज्यादा तो फोर्थ होगा डी, यानी कि फोर्थ के बाद जो बेसिकली आता है आपका वो थर्ड आता है। अब देखो ये वाला बी तो माइनस एम और माइनस आई दोनों की तरह काम कर रहा है, बट यहां पे रीजन 2-3 है कि यहां पे एक तो इस हाइड्रोजन की इस ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इस H का यहां से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये इतना अच्छा एसिड नहीं होता। वैसे सबसे ज्यादा अच्छा एसिड यही होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई भी ज्यादा लग रहा है और माइनस एम भी लग रहा है, लेकिन रीजन ये दिया जाता है यहाँ पे इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसकी एसिडिटी डिक्रीज कर जाती है। लेकिन ओवरऑल कुछ तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा ही यहाँ पे, कुछ तो क्वेश्चन आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपने लगाना वो लगाना ए, कि फोर्थ सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर थर्ड होगा, फिर सेकंड होगा और फिर फर्स्ट होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो ए आएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए भाई, ये रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड बेसिकली बोल सकते हो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। देखो MnO4 नेगेटिव आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, MnO2 पॉजिटिव में। तो अगर देखा जाए यहाँ पे आपको 7 नजर आ रहा है, अगर देखा जाए ये किस में कन्वर्ट होगा, Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा भाई। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गेन हुआ होगा, बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा। अगर समझा जाए कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा और ये आपका Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया होगा। लेकिन एक Mn करता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 10 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तब जाके आपका ये बनेगा। ऐसे ही आप देखिए कि अगर ये 10 Br नेगेटिव है तो इसको 5 Br2 में कन्वर्ट होने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस किया होगा। तो इसलिए यहाँ पे पूछा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द फ्लोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता है डी, कि यहाँ पे आपका 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपको। द सॉलिड हैज a structure W, atoms located at the corner of cubic lattice। तो देखिए अगर हम बात करें W जो है वो एटम्स जो कि कॉर्नर पे लाई करते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास कितने कॉर्नर होते हैं भाई, क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं। एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन वो कितना होता है, 1/8 होता है। तो 8 × 1/8 किया। उसके बाद O एटम्स आर द सेंटर फेस इज, यानी कि जो फेस का सेंटर बेसिकली ये रहा होगा। तो हमारे पास 6 फेस होते हैं और फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है। Na एटम्स एट द सेंटर ऑफ क्यूब, यानी कि सेंटर ऑफ क्यूब पे तो एक ही एलिमेंट अवेलेबल हो सकता है। तो इससे अगर आप सोल्व करोगे तो ये भी 1 आ जाएगा, इससे सोल्व करोगे तो 3 आ जाएगा ये। तो ऐसा फार्मूला देखिए जहां पे आपको ये वाली अरेंजमेंट नजर आए कि सोडियम 1, ऑक्सीजन 3 और Wb 1। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहां से बनता है वो डी बनता है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा Na, ये W और ये आपका O3। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फ्लोइंग हाफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये Al3 पॉजिटिव ने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Al में कन्वर्ट हुआ। तो इसकी Al3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ये रही और ये आपका E सेल गिवन है, बेसिकली ये रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन होगा। तो इस पे आपने नास्ट इक्वेशन अप्लाई कर देनी है। तो E रिडक्शन पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में 0.059 बाई में n हो जाएगा। उसके बाद लोग यहाँ पे ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा आपका Al3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ठीक है, ऊपर 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम 1 मान के चलते हैं। हम जो गैसियस या एक्वस जो होता है उसी को बेसिकली लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस टर्म को ऊपर लेके जाऊं तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, ये 0.1 है, 0.1 का मतलब बेसिकली 10 के पावर -1 है। अगर ये पावर ऊपर जाएगी तो 10 बन जाएगा। log 10 की जो वैल्यू 1 होती है, इसको जब आप सोल्व करोगे 0.02, इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो -1.68 आ गया होगा। -1.68 वोल्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया होगा, जो कि हमारे पास ये सी आंसर आ जाएगा। तो ये कैथोड हाफ सेल के ऊपर आपने क्या लगाया है, कैथोड हाफ सेल के ऊपर आपने नस्ट इक्वेशन लगाई है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इन्होंने बोला द डी ट्रांजिशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स Ni निकल, और ये आपका X हैलोजन हो सकता है 6 और +2, तो कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे निकल +2 है और D8 होता है। अब जो लेपोरेटे होता है, लेपोरेटे क्या क्या कहता है कि आपका भाई वो कुछ क्या से होनी चाहिए यहाँ पे, वो अगर मान लो कि S से P में इलेक्ट्रॉन जाए, है ना, या S से D में इलेक्ट्रॉन जाए, यानी कि डी सिमिट्री होनी चाहिए, सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो जो इलेक्ट्रॉन वो D से D में ही जाता है बेसिकली, है ना, डी से डी में ही जाता है। तो यहाँ पे आपका कोई मतलब सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है, मैंने आपको बताया भी था। और ऑक्टाहेड्रल के केस में वो लेपोरेटे फॉरबिडन होते हैं, लेपोरेटे यहाँ पे अलाउड नहीं होता है, लेपोरेटे फॉरबिडन होता है, क्योंकि यहाँ पे सेम इन्वायरमेंट से सेम इन्वायरमेंट में आपका इलेक्ट्रॉन जाता है, तो लेकिन उसको डी सिमिट्री पसंद होती है। लेपोरेटे का रूल ही ये है कि डी सिमिट्री होनी चाहिए, जितनी ज्यादा डी सिमिट्री होगी उतना लेपोरेटे अलाउड होता है, ठीक है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सारे ही आपका लेपोरेटे फॉरबिडन होते हैं। हाँ, अब कुछ रिलैक्सेशन आ जाते हैं, वो अलग एक बात होती है, ठीक है, वो मैंने डिस्कस भी किया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। दूसरी बात, यहाँ पे स्पिन अलाउड आपको नजर आ रही है। कैसे स्पिन अलाउड के लिए आपका सेम स्पिन में जाना चाहिए। जैसे इसकी अब अगर आप देखोगे यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर आपको ऐसी नजर आ रही है, तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर यहाँ पे लेके जाओगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वो सेम स्पिन का ही भरा जाएगा, यानी कि इस केस में सेम स्पिन आएगी, यानी कि जो डेल्टा एस की वैल्यू वो 0 होती तो उसे हम बोलते हैं कि वो स्पिन अलाउड है बेसिकली। तो यहाँ पे सेम स्पिन से सेम स्पिन में जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका स्पिन अलाउड होगा ये, और लेपोरेटे फॉरबिडन होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता है वो ये बनता है कि ये लेपोरेटे फॉरबिडन होगा और ये स्पिन अलाउड होगा। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये आपका तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द कैल्शियम इज जर्नली परफॉर्म्ड बाय। तो ये आपका भाई ईडीटी ये कंसंट्रेशन होती है। अगर आपको मिल्क के अंदर कैल्शियम का पता करना है ना, मैग्नीशियम का पता करना है, ठीक है, तो वहां पे हम जो मेथड यूज करते हैं उसे ईडीटी टाइट्रेशन बेसिकली बोला जाता है। इसके बारे में, इसके ऊपर बहुत सारी जगह क्वेश्चन आ चुके हैं। ईडीटी टाइट्रेशन इसे बोलते हैं, और इसी का जो दूसरा नाम होता है बेसिकली इसे हम कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि जो ईडीटी होता है वो आपका एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आपका बीएचयू के पेपर में भी डिस्कस किया था, और आपको ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स में भी मैंने बताया था। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन जो बेसिकली यहाँ पे यूज की जाती है अगर आपका कैल्शियम का एस्टिमेशन करना है तो, ठीक है भाई। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी आना था भाई। ईडीटी टाइट्रेशन भी बेसिकली इसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपका बेसिकली जो है मार्क्स टू ऑल किया गया था बेसिकली वहां पे, ठीक है। ये आपका मार्क्स टू ऑल दिया गया था। अगर आप जेएनयू की ऑफिशियल अगर आप की को देखोगे तो वहां पे इसको मार्क्स टू ऑल दिया गया था कि कुछ इसमें भाई सभी के लिए ये करेक्ट आंसर दिया जाता है। तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, द मेटल ओल्फिन इंट्रैक्शन द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इन मेटल ओल्फिन पाई बॉन्ड डोनेशन। देखिए ये आपका बेसिकली मेटल होता है और ये बेसिकली आपका ओल्फिन इसे बेसिकली बोलते हैं, ये आपका ओल्फिन होगा। इनमें जो बैक डोनेशन होता है वो पाई बॉन्ड जो बैक डोनेशन है उसके बारे में बता रखा कि क्या क्या कहानियां होती है यहाँ पे। लीड टू डिक्रीज इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है बेसिकली। डिक्रीज करने का मतलब समझिए यहाँ पे, जैसे ये बॉन्ड डोनेट करेगा तो ये वाला बेसिकली आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या बनता है, ये बात जरूर है कि ये डिक्रीज नहीं करती, ये इंक्रीज करती है। कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो इंक्रीज करनी चाहिए। चेंज इन द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, तो बिल्कुल इसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा भाई। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेसिकली, अगर मेटल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आया होगा। चेंज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ओल्फिन कार्बन sp2 टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा मतलब देखो, ऐसा बेसिकली हम बोल भी सकते हैं कि ठीक है कि ये अगर यहाँ से डोनेशन दे रहा है बेसिकली तो ये सिंगल में कन्वर्ट होगा, इसके साथ बेसिकली आपका ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इसे हम लाइक दैट इसको सही से बताया नहीं जा सकता कि ये टेट्राहेड्रल है या नहीं, तो ये बात भी कोई मतलब ज़्यादा ट्रू बात नहीं है। इंक्रीज विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटीट्यूएंट ऑन द ओल्फिन। अब इसका मतलब क्या बनता है भाई, इंक्रीज विद द
प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही से ही सेट नहीं किए गए हैं, अच्छे से ऑप्शन बना के दिए नहीं गए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को मार्क्स टू ऑल दिया गया था। तो भाई कुछ बातें वैसे यही है कि मेटल ओल्फिन जैसे जील सोल्ट आपने देखा हुआ वैसी ही कहानी यहाँ पे पूछी गई है। हाइब्रिडाइजेशन वाला भी कोई पॉइंट सही नहीं लग रहा है, इसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ऑक्सीडेशन आपका चेंज हो सकता है, ये डिक्रीज हो रही है, ये भी मतलब डिक्रीज नहीं कहेंगे, इंक्रीज होती है। तो ये मार्क्स टू ऑल दिया गया था, मे भी कुछ न कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बड़ी आसान सी रिएक्शन है। ए प्रोडक्ट आपको बताना है, देखो ये आपका C डबल बॉन्ड O नजर आ रहा है और ये आपको CH2 डबल बॉन्ड PPH3 नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली आपका सिंपल विटिग रिएक्शन होती है। यहाँ से आपको करना क्या होता है कि इस PPH3 और इस C डबल बॉन्ड O को निकाल दीजिए और इन दोनों के बीच में आप कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बना दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको बताना है वो कुछ ऐसा बताना है कि यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दोगे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो बी आ जाएगा। क्या करना, देखो इसका मैकेनिज्म तो नहीं है, मैं सिंपली आंसर बता रहा हूँ इसका कि इसको यहाँ से देखिए कि P डबल बॉन्ड O और PH3 को बाहर निकाल दीजिए बेसिकली, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आप इसके साथ चिपका दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एल्कीन बनता है बेसिकली विटिग रिएक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एरोमेटिसिटी से है। इन्होंने बोला है कि विच कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। देखो ये ट्रोपिलियम आयन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे होंगे बेसिकली यहाँ पे, है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखिए ध्यान से एक बार इसको, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं और ये ट्रोपिलियम आयन एरोमेटिक होता है। ये वाला भी आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ये भी एरोमेटिक है। और ये देखो 1 2 3 4 5 यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली। तो ये देखो AB CB और DB ये आपका एरोमेटिक है, लेकिन ये वाला बेसिकली आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, या फिर आप इसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऐसे कंपाउंड को हम जनरली नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन नॉट एरोमेटिक पूछा है, मतलब एरोमेटिक ना हो। उन्होंने ये नहीं पूछा कि नॉन एरोमेटिक, उन्होंने पूछा कि एरोमेटिक ना हो। तो इसका मतलब बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता था। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री से है। इनके बारे में आपको बताना कि ये क्या कहानी दी गई है, क्या ये दोनों एक दूसरे के इनैंशोमर हैं। पहली बात तो हमें देखने से पता लग रही कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कोई पीओएस प्रेजेंट नहीं है। तो कोई पीओएस प्रेजेंट नहीं है और नो पीओएस और एक दूसरे की मिरर इमेज है, इसका मतलब वो एक दूसरे के इनैंशोमर होंगे। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्या बोथ थ्रियोज होंगे, तो थ्रियोज और इथ्रोज के लिए मैंने बताया था अगर आपके ये दोनों OH ग्रुप अगर यहाँ पे लगे हुए होते, सेम साइड में लगे होते, तो इसको हम इरिथ्रोज बोलते। ये क्या होता आपका इरिथ्रोज। लेकिन जब ये OH आपका एक OH यहाँ पे लगा हुआ, एक OH आपका यहाँ पे लगा हुआ, तो ये बिल्कुल सही है कि ये आपका थ्रियोज है। तो बोथ फॉर्म आर थ्रियोज, बिल्कुल करेक्ट है। ये दोनों फॉर्म ही थ्रियोज हैं। यहाँ पे OH और यहाँ पे OH अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं, सेम साइड में नहीं है। तो बिल्कुल पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगर वो दोनों एक दूसरे के इनैंशोमर हो गए तो डायस्टेरियोमर तो हो नहीं सकते, इसको भी हटा देते हैं। तो बोथ आर D एंड L पेयर, इसको भी बोला जा सकता है। इसके रिस्पेक्ट में अल्कोहल आपको ये यहाँ पे नजर आ रहा है तो L फॉर्म है। इसके रिस्पेक्ट में आपको अल्कोहल आपका यहाँ पे नजर आ रहा है तो ये आपका कैसी फॉर्म हो जाएगी, ये आपका D फॉर्म हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आएगा। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता है वो आपका C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द कंसेप्ट ऑफ डी ब्रोगली पार्टिकल वेव, डी ब्रोगलीज पार्टिकल वेव नेचर जो था, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इज बेस्ट यूटिलाइज इन द फ्लोइंग मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट। भाई इसको किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं या इस कंसेप्ट का सही से आइडिया लगा सकते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर नहीं होता भाई, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर नहीं यूज किया जाता। इसमें बेसिकली हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है और उससे हमें डी ब्रोगली ड्यूअलिटी के बारे में काफी अच्छे से पता लग जाता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये काफी अच्छी रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है कि आपके पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। कैसा होता है भाई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड? बेसिकली इसे हम बेसिकली बोल सकते हैं कि ये हमारा अल्फा हो गया और ये आपका बीटा, तो इसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। अगर इसकी रिएक्शन आपको करवानी है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो ए रिंग क्लोजर रिएक्शन विद कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। कॉन्जुगेटेड डाइईन्स बोले तो कुछ ऐसी ये जो डाइईन्स नजर आ रही है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर आपको करवानी हो इस टाइप के कंपाउंड के साथ, तो बताइए ये कौन सी रिएक्शन होती है? तो पर्किन रिएक्शन कुछ नहीं होती, सेंडमियर कुछ नहीं होती, विटिक कुछ नहीं है। तो देखो जब भी आपको यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डाइईन्स दिखे तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है आपके पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, डाइल्स एल्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे भाई जैम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी बार इस रिएक्शन से, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपको लगाना है वो डाइल्स एल्डर रिएक्शन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगाना है। पेरिसाइक्लिक ये रिएक्शन होती है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के साथ करवा रहे हैं तो इसको बेसिकली हम बोलेंगे डाइल्स एल्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेंजाइन इंटरमीडिएट का ये क्वेश्चन है आपका। अगर आपने सारे लेक्चर देख लिए होंगे तो आपको लगेगा कि ये तो हमें आते हैं, है ना, ये क्वेश्चन तो हमें आते हैं। तो इन्होंने बोला कि पैराक्लोरोमिथाइल बेंजीन है, तो ये देखो मिथाइल बेंजीन के रिस्पेक्ट में पैरा पे क्लोरो लगा दिया। इसकी रिएक्शन करवानी है NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ, तो NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के साथ, तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है, ये बेस यहाँ से इस प्रोटॉन को निकालेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और Cl लीव कर देगा। यहाँ पे आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है भाई? बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। अब दूसरी बात यह है कि जो आपका NH2 नेगेटिव है वो दो पोजीशन पे अटैक कर सकता है। वो अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर वो आपका इस वाली पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है और एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है। इन्होंने तो पूछा था कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर डी बन जाता है कि यहाँ पे आपको मेटा अमीनो मेथाइल बेंजीन मिलेगा। ये आपका मेटा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लग जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में, तो ठीक है। तो ये आपका मेटा अमीनो मिथाइल बेंजीन बना और पैरा अमीनो भी मिल रहा, दोनों मिलेंगे। लेकिन अगर मेजर प्रोडक्ट पूछे कि क्या होगा तो इसको मेजर प्रोडक्ट हम मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इस बेस की इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और ये आपका दूर है तो कम लगेगा और ये आपका नजदीक है तो ज्यादा लगेगा। तो ये अनस्टेबल है, अगर ये अनस्टेबल है तो फिर ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपने वो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से है और बहुत ही बेहतरीन। द लार्जेस्ट डायामीटर अमोंग द फ्लोइंग अनायंस, इनमें से किसका डायामीटर सबसे ज्यादा होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता भाई, एक F नेगेटिव है, एक Cl नेगेटिव, एक Br नेगेटिव और एक H नेगेटिव। अब देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आता है डी, कि जो आपका हाइड्राइड आयन होता है उसका लार्जेस्ट डायामीटर होता है। उसका रीजन होता है कि यहाँ पे आपका 100% इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है, 100% इलेक्ट्रॉन एडिशन देखा जाता है। अगर मैं ओनली H की बात करूं तो वहां पे 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यानी कि 1s तो था ही और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 100 एक था, एक और आ गया, यानी कि 100% इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है। तो इनके बीच में रिपल्सन, जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन वो बहुत ज्यादा होगी और इसका जो डायामीटर देखा जाता है वो बहुत हाई होता है इनके कंपैरिजन में भी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर लगाना वो डी लगाना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में, बहुत अच्छा एक्सेप्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है। ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड है। ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज कैरिड आउट विद अजाइड। अजाइड समझते हो ना भाई, N3 नेगेटिव को अजाइड बोला जाता है। इन पोलर प्रोटिक MuH एज वेल एज पोलर एप्रोटिक DMF सोलवेंट, यानी कि आपके पास ये अल्काइल हैलाइड है भाई, CH3I ले लिया, इस अजाइड की आपने इसके साथ रिएक्शन करवानी है और I यहां से लीव करेगा। तो ये किस सोलवेंट में आपकी रिएक्शन प्रोसीड करेगी? तो देखिए भाई, इसके लिए आपको इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर लगाना, देखिए पहले पढ़िए आप, चेंज ऑफ द सोलवेंट फ्रॉम हाइड्रोक्सिलिक यानी कि मिथेनॉल टू पोलर नॉन हाइड्रोक्सिलिक DMF, ये नॉन पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होता है, हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड विद अजाइड की अगर आप करवाते हैं
द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल N3 नेगेटिव इज स्ट्रांगली सोलवेटेड इन मिथेनॉल। तो ये जो N3 नेगेटिव होता है ये स्ट्रांगली सोलवेटेड हो जाता है मिथेनॉल में थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन ऐसा DMF में नहीं होता। अगर वो सोलवेटेड हो जाएगा फिर वो अच्छे से अटैक करने वाला नहीं है। अनसोलवेटेड N3 नेगेटिव इन DMF इज मच पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। ये बात नोट कर लीजिए कि DMF के अंदर वो रिएक्ट करता नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, तो इसकी वजह से वो मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होता है। रेजिंग द रिएक्शन रेट इतने टाइम्स इंक्रीज कर देता है। अगर आपने MUH लिया फिर आपने उसके बाद DMF लिया तो वो इसकी रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर लगाना ए, कि यहां पे अगर आप बात करोगे ड्रेस्टिकली स्लोअर इन MUH, ठीक है, MUH में आपकी स्लो रही होगी, ज्यादा फास्ट नहीं रही होगी, है ना, ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन रही होगी DMF में। इसका रीजन दिया जाता है कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है जिससे कि वो सोलवेटेड हो जाएगा। अगर सोलवेटेड हो गया तो उसका साइज काफी हैवी हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, तो उसका अटैक आपका काफी स्लो हो जाएगा, काफी वीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ए, काफी अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी मार्क्स टू ऑल दिया गया था बेसिकली, इस क्वेश्चन को भी मार्क्स टू ऑल दिया गया था, है ना। अगर आप जाके देखोगे ऑफिशियल की में तो मार्क्स टू ऑल दिया गया था। ऐसा क्यों दिया गया था उसको समझ लेते हैं भाई। सबसे पहले एट विच टेम्परेचर केमिकल एडजॉर्प्शन अकर्स। केमिकल एडजॉर्प्शन किस टेम्परेचर पे होता है? बेसिकली वो आपका हाई टेम्परेचर पे ही होता है भाई, है ना। आंसर तो सी लगाना चाहिए था कि हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि जो केमिकल एडजॉर्प्शन है वहां पे केमिकल बॉन्ड बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर आपका हाई हो सकता है। लो टेम्परेचर बेसिकली रखा जाता है आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन में, क्योंकि वहां पे वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से वहां पे एडजॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है। फिर भी देखो भाई, इसको आपका मार्क्स टू ऑल दिया गया था, वैसे इसका आंसर सी लगा सकते थे। देखो केमिसॉर्प्शन भी बोला जाता है इसी को, फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स, जैसे आयोनिक बॉन्ड हो गए, कोवलेंट बॉन्ड हो गए, तो इनसे जुड़ा हुआ था। इट इज इरिवर्सिबल एंड हाईली स्पेसिफिक होता है। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता वैसे वैसे ये रहा। उसके बाद देखो ये वाला ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट आपको समझाना। रेट ऑफ केमिसॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, है ना। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज करेगा टिल द एक्टिवेशन एनर्जी अचीव्ड। तो इसलिए भाई आपको अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो केमिसॉर्प्शन भी इंक्रीज करता है। तो देखो यहाँ पे इसमें पता नहीं मार्क्स टू ऑल क्यों दिया, लेकिन इसका आंसर आप सी लगा सकते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी आना था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा पार्ट ए का, वो ये है, द वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद द कंसंट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज बेस्ट नोन। तो ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये आपका कापा कंडक्टिविटी, ये 1000 और ये नॉर्मेलिटी। अगर आप नॉर्मेलिटी को इंक्रीज करोगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। अगर नॉर्मेलिटी को इंक्रीज करोगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। तो डी वाला जो ग्राफ है वो बेस्ट शो कर रहा है इस चीज को, कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे देखो, जैसे आपने यहाँ पे आपकी काफी हाई था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम और यहाँ पे और कम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपने डी लगाना था। तो ये था भाई हमारा पार्ट ए का सॉल्यूशन। बहुत जल्दी पार्ट बी का भी सॉल्यूशन आप सभी को मिलेगा। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।